अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जिस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसे कहते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, तो मेरे साथ रहेगा शुरू से एंड तक। तो जिन लोगों को एंडोस्कोपी के बारे में मालूम है कि व्हाट इज़ एन एंडोस्कोपी, ठीक है, ये टेस्ट क्या है, तो दैट्स वेल एंड गुड, उनके भी इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होगा। और जिन लोगों को एंडोस्कोपी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और ये सिर्फ जानने के लिए आएंगे वो ये टेस्ट होता क्यों है, किस वजह से होता है, इसमें क्या क्या टेंशन, क्या क्या खतरात होते हैं, ये किस तरीके से होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना मैं इस वीडियो में आंसर करूँगा। ठीक है, तो अगर एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो भी सवालात वगैरह आपके ज़हन में आते हैं वो पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझाऊँ कि व्हाट इज़ एन एंडोस्कोपी। इस टेस्ट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके नाम के ही मौजूद है। एंडो कहते हैं अंदरूनी चीज़ें, ठीक है, स्कोपी कहते हैं देखना। अब एंडोस्कोपी का मतलब ये होता है अंदरूनी जिस्म को देखना। ठीक है, अब बाहर मिसाल के तौर पे आपको किसी जिस्म के बाहरी सतह पर चोट लगी है, यहाँ पर जो भी आपका डॉक्टर है वो बाहरी सतह देखना चाहता है तो अपनी नज़रों से वो देख सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पे हमारे अंदरूनी हिस्से, ठीक है, जैसे कि हमारा खाने का निज़ाम है, ठीक है, मुँह से लेके हलक से लेके मैदे से लेके नीचे तक जितना भी अंदरूनी निज़ाम है उस पर भी अमूमन चोट लगती है। ठीक है, उसमें भी अमूमन बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो भी डॉक्टर देखना चाहता है कि वो किस तरीके से सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखना चाहता है कि अंदर क्या है। और ये देखना जो है बहुत से बीमारियों की तशख़ीस के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर इस एंडोस्कोपी को इस्तेमाल किया जाता है, इस टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट में होता ही है कि यूँ समझेंगे ट्यूब होती है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होती है और जिसे कंट्रोल किया जा सकता है कि वो कैसे मुड़े, कितनी मुड़े। ठीक है, उसके टिप पे आमतौर पे कैमरा लगा के तो आपके मुंह के ज़रिए आपके हलक में उतार के तो आपके अंदरूनी जिस्म को देखा जाता है। ठीक है, तो इस टेस्ट को बुनियादी तौर पे एंडोस्कोपी कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो पैदा होता है कि ये किया क्यों जाता है। ठीक है, सो एंडोस्कोपी जो है वो एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। मैं इसको हमेशा जो डिफ़ाइन करना होता है तो मैं इसको 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ। ठीक है, IDT, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस टेस्ट को तशख़ीस के लिए, बीमारियों को जानने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी टेस्ट को कुछ बीमारियों के इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके ज़रिए जो है वो पकड़ में लाई जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन जिन बीमारियों में सबसे ज़्यादा इसके ज़रिए की जाती है उसमें जो है वो अल्सर्स होते हैं, मैदे का, आपकी खुराक की नाली का अल्सर। ठीक है, फिर बहुत से लोगों को जो है तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर बहुत से लोगों को जो है वो ये देखना होता है कि उनको खाला हलक में उतर नहीं रहा होता तो उस चीज़ के लिए भी देखा जाता है। मतलब अलग इसकी इन्वेस्टिगेशन जब भी आपके हलक की से लेके, ठीक है, पीछे पे मैदे से लेके नीचे जिस्म के जितने अंदरूनी हिस्सों की अगर पिक्चर देखनी हो, तस्वीर देखनी हो तो एंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसका डायग्नोसिस में भी रोल है। अच्छा, अब चूँकि मैंने आपको बताया एक ख़ास किस्म की ट्यूब है या यूँ समझेंगे ख़ास किस्म का पाइप है जो कि फ्लेक्सिबल है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो कितना मुड़े, कैसे मुड़े। ठीक है, तो इस पाइप के बहुत सारे इस्तेमाल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत से लोगों को गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, बहुत से लोगों को मैदे की तकलीफ़ रहती है और वो ठीक नहीं हो रही होती, ठीक है, दवाइयों से, तो फिर उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। डायग्नोसिस के लिए वो कैमरा डाल के देखा जाता है और उसके ज़रिए जो है फिर उसके बाद इसके एंडोस्कोपी के साथ सिर्फ कैमरा नहीं यूज़ किया जा सकता, इस पाइप के ऊपर बाज़ूकात बायोप्सी की जो है वो नीडल्स भी लगाई जाती हैं। वो क्या करती हैं कि जो आपके जिस्म के जैसे कि H. पाइलोरी है, ठीक है, या और मज़ीद इन्फेक्शन ऐसे मौजूद हैं जो कि आम तौर पे जो है वो टेस्टों से नहीं पता चल होते, खून के टेस्टों से या बड़े पखाने के टेस्टों से। तो फिर क्या किया जाता है कि उससे तशख़ीस करने के लिए जैसे कि H. पाइलोरी है, जब वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा होता कि वो है या नहीं है, ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ गैस्ट्राइटिस है या कैंसर है, तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है कि इसी एंडोस्कोपी के टिप के ऊपर एक ख़ास किस्म की नीडल लगाई जाती है जिसे बायोप्सी नीडल कहते हैं। वो क्या करती है, वो जाके तो हमारे जिस्म के अंदर से छोटा सा गोश्त का टुकड़ा तोड़ के ले आती है। ठीक है, तो उस टुकड़े को टेस्ट किया जाता है तो फिर उससे ये भी मालूम किया जा सकता है कि भाई जो मरीज़ है इसे कि कैंसर तो नहीं है, इसे गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, इसे H. पाइलोरी तो नहीं है, इसे कोई और मसाइल तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है ना वो इसी के तहत की जा सकती हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट में भी रोल है। अब ट्रीटमेंट में कैसे रोल है, बहुत से लोग जिनको जो है वो काला यरकान होता है यानी कि हेपेटाइटिस वगैरह होता है, उनका जिगर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उनकी जो खुराक की नाली की निचली वाली नसें होती हैं, नसें इन सेंस के जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वो डायलेट हो जाती हैं, वो नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका अमूमन वहाँ से ब्लड लीक हो रहा होता है। ठीक है, उस ब्लड की वजह से उनके अंदर खून की कमी पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो वो डायलेटेड वेन्स होती हैं जिसे वेरिकोस वेन्स कहा जाता है, ठीक है, तो
वो अमूमन क्या करती हैं, वो हमारे मैदे के अंदर खून लीक कर रही होती है, क्योंकि उससे आयरन की कमी हो जाती है। तो उनको इलाज के लिए, उनको क्लैम्प करने के लिए, उनको खून रोकने के लिए भी एंडोस्कोपी के ज़रिए क्लैम्प्स लगाए जाते हैं, क्लिप्स लगाए जाते हैं, ताकि उसका खून जो है वो बंद हो सके। ये ट्रीटमेंट में रोल आ गया। फिर इसी तरह बहुत से जैसे पॉलिप्स हो गए, ठीक है। अब पॉलिप्स क्या, ये मैंने समझाया, मैं आसपास कार्ड में शो हो जाएगा, ठीक है। जो पॉलिप्स हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ कैंसर है छोटा सा, तो उसे भी निकाला जा सकता है एंडोस्कोपी की मदद से, या कोई ऑपरेशन करना हो तो वो भी एंडोस्कोपी की मदद से किया जा सकता है। तो इसके अलावा इस बाजुकात क्या होता है कि जो पित्ते की पथरी होती है वो पित्ते से निकल के तो जाके इंटेस्टाइन यानी कि जो आंतड़ियाँ होती हैं वहाँ पे फंस जाती है, जिसकी वजह से जो पित्ते का सारा पानी होता है वो पीछे जिगर पे प्रेशर डाल रहा होता है, ठीक है। तो उसे बाइल कहते होते हैं, ठीक है। और जो बाइल होता है, बाइल स्टोन्स जो होते हैं, वो भी बाजुकात क्या करते हैं, इस एंडोस्कोपी की मदद से निकाले जा सकते हैं। फिर बाजुकात क्या होता है कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि एंडोस्कोपी की मदद से किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये एक पाइप है, इसके ऊपर आप कैमरा लगा लें, इसके ऊपर आप निडल लगा लें, इसके ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसी तरह बाजुकात क्या होता है कि छोटे छोटे अल्ट्रासाउंड मौजूद होते हैं, छोटे छोटे एक्सरे मशीन्स होती हैं जो कि इन्हीं एंडोस्कोपी के पाइप्स के ऊपर लगाई जाती हैं, और उसके ज़रिए जो है वो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पित्ते की पथरी के टेस्ट होते हैं। फिर जो पेनक्रियाज होता है यानी कि लुबलबा होता है, उसके अंदर अगर पथरी हो तो उसके टेस्ट पे भी इसके ज़रिए किए जा सकते हैं। तो अलगर्ज अगर देखा जाए तो एंडोस्कोपी के बहुत सारे जो है ना इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। व्हाट आर द रिस्क्स? तो अगर रिस्क्स की बात की जाए तो एंडोस्कोपी को देखा जाए तो ये एक रिलेटिवली सेफ़ किस्म का टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा मसाइल या पेचीदगियाँ नहीं आती, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस डॉक्टर के ऊपर जो वो कर रहा है, क्या वो ट्रेंड है, क्या वो उसे आता भी है या नहीं आता, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो एंडोस्कोपी जो है ना नॉर्मली रिलेटिवली एक सेफ़ टेस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ रिस्क मौजूद होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रिस्क जो देखा जाता है और सबसे ज़्यादा जो होता है वो ये होता है कि देखिए, आपको मैंने बताया कि बहुत से लोगों को अल्सर होते हैं मैदे में, ठीक है। तो अल्सर के चेक करने के लिए भी एंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो उसके टेस्ट किए जा रहे होते हैं और उस टेस्ट के दौरान जब कैमरा हमारे हलक से नीचे उतारा जा रहा होता है तो बाजुकात क्या होता है कि वो उन अल्सर्स पे टच कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, वहाँ पे ज़ख़म हो सकते हैं। अगर अल्सर नहीं था तो ज़ख़म की वजह से अल्सर बन भी सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है ब्लीडिंग का। बाजुकात क्या होता है कि वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक कैमरा है तो चोट लगा सकता है, ठीक है। तो अगर इसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो बाजुकात क्या होता है कि अंदर ज़ख़म भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हल्के ज़्यादातर इतना नहीं होता कि बहुत बड़े ज़ख़म हो जाएँ, हल्का फुल्का ज़ख़म होता है और बाजुकात मरीज़ को पता भी नहीं होता उसको कोई ज़ख़म है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, सही है। लेकिन बाजुकात क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को जिगर का मसला होता है, काला यरकान वगैरह होता है, तो उनकी जो वेन्स होती हैं यानी कि जो नसें होती हैं जो हलक के अंदर की तरफ होती हैं वो पहले से ही बड़ी फूली हुई होती हैं, ठीक है। तो अगर ये एंडोस्कोप उनके ऊपर लग जाए तो वो नसें जो हैं वो ब्लीड करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है वो थोड़ा ये चीज़ रिस्की हो जाती है। लेकिन अगेन अगर वो एंडोस्कोप ना भी यूज़ करें तो उन्होंने वैसे ही लीक कर जाना होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये रिस्क और बेनिफिट को देखा जाता है, ठीक है। जो भी आपका डॉक्टर होता है वो इसको पता होता है कि जो मरीज़ है इसे वेरिकोस वेन्स हैं या इसकी जगह से डायलेटेड हैं या नहीं है, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। वो जो भी डॉक्टर होता है वो पहले उस चीज़ को तराजू में तोलता है और फिर वो फैसला करता है कि क्या ये टेस्ट मुझे करना चाहिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें ब्लीड भी हो सकता है, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी आपका डॉक्टर होता है वो पहले ये चीज़ें सारी नोट करता है, उसके बाद वो प्रोसीजर की तरफ जाता है। अगर वो प्रोसीजर करना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वाकई कोई चीज़ फ़ायदेमंद है, वरना वो इस चीज़ की तरफ कभी भी ना जाता, ठीक है। फिर ब्लीडिंग के बाद सेकंड सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है या इसका रिस्क जो है मसाइल जो पेचीदगी आ जाती है वो ये होती है कि इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम एक ही एंडोस्कोप होता है जो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है। एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में, ठीक है। तो उसको पहले साफ़ किया जाता है, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है जो साफ़ करने वाला स्टाफ होता है हॉस्पिटल का वो बीच में डंडियाँ मार जाता है, यहाँ पर वो तरीके से साफ़ नहीं करता, ठीक है। तो होता क्या है कि बाज़-औक़ात जो जरासीम होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन भी इसकी वजह से बड़ा क्या कहते हैं उसे कॉमन है। इसके अलावा इसका एक और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसका एक और चीज़ का रिस्क भी होता है। वो ये होता है कि अगर देखें जो ज़ख़म है आपके अगर गले के अंदर पहले से, तो अगर एंडोस्कोप क्योंकि वही किस्म का पाइप है, ठीक है, अगर उसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो वो क्या कर सकता है कि वो आपके खुराकी नाली को फाड़ के बाहर निकल सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर है। आपको मैं बताऊँ कि मसाइल
कितने में आते हैं? अगर 12,000 एंडोस्कोपियाँ की गई हैं ना, 12,000 एंडोस्कोपियाँ, कोई एक एंडोस्कोपी ऐसी होती है जिसके अंदर कोई मसला पैदा होता है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि जो बंदा कर रहा होता है वो बड़ा रिलेटिवली एक्सपर्ट हो चुका होता है, उसको पता होता है कैसे करना है, ठीक है। तो मतलब उसका रोज़ का काम होता है। तो इमाम को बताया कि जो रेशो है ना वो इसमें है कि कोई एक 12,000 में से बेचारा होता है जिसके साथ कोई मसला आता है, उसमें भी जो वहीं पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है, ठीक है। कोई मसला आता है तो वहीं पे उसकी पेचीदगी को भी वहीं खड़े खड़े ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो छोटे से रिस्क हैं इस प्रोसीजर के। जब आपका प्रोसीजर हो जाता है तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कुछ चीज़ों और अलामात की तरफ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर आपको प्रोसीजर किया जाए तो आपने ध्यान रखना है कि आपको अगले कुछ दिनों में बुखार तो नहीं हो रहा, क्या आपको अगले कुछ दिनों में सीने में दर्द तो नहीं हो रहा, क्या आपको अगले कुछ दिनों में जो आपका पखाना है उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं ब्लैक कलर का तो नहीं आ रहा, कहीं वाइट कलर का तो नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर तो नहीं आ रहा है, या फिर ब्लड तो नहीं आ रहा है, या आपको कोई खून की उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही है। तमाम चीज़ें जो है ना आपने टेस्ट के बाद नोट करनी है, कभी आपको ऐसा होगा। या फिर अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी जो खाना निकलना है उसमें तकलीफ़ हो रही हो, ठीक है, या फिर आपको हर वक्त जो है ना वो पेट में दर्द रहा है या फिर हल्का हल्का पेट में दर्द रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इन साइंस पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। जब आपकी एंडोस्कोपी हो जाए ना तो उसके बाद इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको महसूस हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है ना वो रब्ता करें और उससे इन्फॉर्म करें कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ही विल ट्रीट यू अकॉर्डिंगली, सही है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उस हिसाब से वो आपको ट्रीट करता रहेगा। तो एंडोस्कोपी के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है? देखिए, जो भी आपका डॉक्टर होगा ना वो आपको पहले तो कंप्लीट आपका डाइट प्लान बताएगा कि भाई बहुत सी जो मतलब ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, लैब टू लैब, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ठीक है। मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट तरीके से एंडोस्कोपीज़ का परफॉर्म करते हुए देखा है। बहुत से हॉस्पिटल्स होते हैं वो जो है मरीज़ को कहते हैं कि 8 से 12 घंटे की फास्टिंग यहाँ पे खाली पेट के साथ आओ, ठीक है, पानी वगैरह भी ना पियो। फिर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि पानी आप अच्छे तरीके से पी के आएँ। तो डिपेंड करता है कि हर हॉस्पिटल में किस किस्म का इक्विपमेंट है, किस किस्म के टेस्ट के जो किट्स वगैरह हैं वो कैसी मौजूद हैं, ठीक है, और करने वाला कौन है, ये तमाम चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होती हैं। वो आपको कंप्लीट जो है ना वो एक गाइड देंगे किस तरीके से करना है। फिर भी मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है फास्टिंग। नॉर्मली तौर पे 8 से 12 घंटे का आपको कहा जाता है कि आप खाना वगैरह बंद कर दें, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे कि ब्लड थिनर्स हो गए, मिसाल के तौर पे एस्पिरिन या खून को पतला करने वाली दवाइयाँ। फिर अगर आप कोई ख़ास किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप जो भी अपनी दवाइयाँ आप ले रहे हैं ना अपने डॉक्टर से जिक्र करेंगे एंड ही विल टेल यू कि क्या ये दवाइयाँ इस टेस्ट के दौरान ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ख़ास तौर पे वो दवाइयाँ जो कि खून को पतला करती हैं उन्हें लाजमी बंद करना होता है इस टेस्ट से पहले, ठीक है। और अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं कि आपका इससे पहले कभी एंडोस्कोपी हुई है तो उसके रिज़ल्ट्स क्या आए थे, उसके अंदर कोई पेचीदगी तो नहीं आई थी। ये तमाम चीज़ें आप अपने लाजमी डॉक्टर को बताएं ताकि वो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करवाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस बारे में भी लाजमी जो है ना वो अपने डॉक्टर को बताएं कि भाई मैं ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो आपको फिर प्रिपेयर करेंगे फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि ये टेस्ट किया कैसे जाता है। जस्ट सिनेरियो के साथ आपको मिसाल के तौर पे एक मरीज़ है जो कि एंडोस्कोपी करवाने गया, उसको एक डॉक्टर ने लिख के दी है, उसको मैदे का मसला था, उसको एंडोस्कोपी लिख के दी गई है। अब वो किसी भी एंडोस्कोपी वाले जहाँ पे होती है वहाँ पे जाएगा, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएगा अपने डॉक्टर का कि भाई यहाँ पे एंडोस्कोपी है, तो उस हिसाब से उसको प्रिपेयरिंग स्टार्ट की जाएगी। उसको कहा जाएगा कि आप खाना वगैरह बंद कर दें, ठीक है। उसे कहा जाएगा कि आप जो है वो कुछ दवाइयाँ वगैरह अगर आप कुछ खाते हैं तो वो हमें बताएँ, कुछ दवाइयाँ हो सकता है वो बंद करें, ठीक है। फिर वो लोग जो कि हार्ट के पेशेंट्स हैं या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ऐसी क्रॉनिक बीमारियां जो कि जिनकी दवाइयाँ लेना लाजमी ज़रूरी होता है, उसका लाजमी अपने डॉक्टर से जिक्र करें, ठीक है। फिर जब फिर आपको बुलाया जाएगा, मिसाल के तौर पे आपको जो है वो 14 तारीख को बुलाया गया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, सुबह सुबह आपको बुलाया जाएगा और आपको जो है ना वो
कोशिश की जाएगी कि आपको सेडेटिव दिया जाए, ठीक है। अब वो सेडेटिव क्या होता है, वो एक ख़ास किस्म का यूँ समझेंगे कि दवाई दी जाती है जिसकी वजह से आप थोड़े से मदहोश हो जाते हैं, ठीक है, और आपका जो जिस्म होता है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, सेडेटिव्स वगैरह देखें, ठीक है। फिर आपको उस वक्त लेटा दिया जाता है बेड के ऊपर, ख़ास किस्म की पोजीशन में, मैं आपको तस्वीर साथ लगा दूंगा, इस तरीके से आपको लेटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपके जिस्म के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर डिफरेंट किस्म के मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। उनमें मॉनिटर्स में दिल का कार्डिक मॉनिटर शामिल होगा, दिल की धड़कन देखी जाएगी, आपकी पल्स देखी जाएगी, आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो देखा जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह के भी साथ आपके हाथ पे इक्विपमेंट्स लगा दिए जाएँ। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि आपको सुई के ज़रिए लगाए जाते हैं, उसके हाथ जैसे आप ब्लड प्रेशर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह आपके हाथ पे कफ़ किए जाते हैं, ठीक है। दैन आपके हो सकता है कि आपके मुंह के अंदर स्प्रे करें, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने नहीं देखा कि वो एक ख़ास किस्म का स्प्रे होता है एनेस्थेटिक, जो आपके मुंह को थोड़ा सुन कर देता है। वो आपको जैसे आप अमूमन लोग माउथ फ्रेशनर्स लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह का स्प्रे होता है, वो आपके माउथ में स्प्रे किया जाता है। प्राइवेट सेटअप में मैंने होते हुए देखा है, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में मैंने नहीं देखा करते हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक ट्यूब होगी, ठीक है, जिसको पहले लुब्रिकेट किया जाएगा, उसके ऊपर जेल्स वगैरह लगाए जाएंगे ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। फिर उसको आपके हलक से उतारने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको हो सकता है आपको डॉक्टर कहे कि आप इसे निगलने की कोशिश करें जैसे आप पानी पीते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा कोई तकलीफ दे प्रोसेस नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि आपको तकलीफ़ कितनी होती है तो 10 में से मैं इसको 1 नंबर दूँगा। ऐसा लगेगा आपको जैसे आपने गिलास पानी का पिया, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लुब्रिकेशंस हुई भी होती हैं, तो वो उस जगह को सुन कर देता है, ठीक है। दैन जो एंडोस्कोप होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गले में उतारा जाता है, ठीक है। हो सकता है उतरते वक्त दौरान कुछ आवाज़ें वगैरह आएँ आपको, मतलब चीखने चिल्लाने वाली नहीं, जैसे कोई चीज़ आपके गले में उतरी होती है उस किस्म की आवाज़ आए, ठीक है। और उसके जो एंडोस्कोप होगा ओबियसली उसके ऊपर जो है ना वो कैमरा लगा होगा या अल्ट्रासाउंड लगा होगा या एक्सरे लगा होगा या कोई भी प्रोब लगा हुआ होगा, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपकी एंडोस्कोपी हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। फिर हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं उनकी जो इस तरीके से गले की खुराक की नाली होती है वो चिपकी भी होती है, तो हो सकता है वहाँ पे जो है ना वो एयर प्रेशर से इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए ताकि एयर जो है ना गले के अंदर डाली जाए, मतलब जब एंडोस्कोप उतारा जाता है उसके बाद थोड़ी सी एयर डाली जाए ताकि आपका गला जो है चिपका ना रहे और ज़ख़म ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी टेस्ट होता है वो परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, तो एंडोस्कोप जो है वो निकाल लिया जाता है। ये एंडोस्कोपी जो होती है तकरीबन 10 से 15 मिनट हार्डली लेती है, ठीक है। और बाज़-औक़ात अगर कोई जो है वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो 30 मिनट तक भी चली जाती है, लेकिन नॉर्मली 10 से 15 मिनट में एक इंसान फारिग हो जाता है, ठीक है। जब एंडोस्कोपी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आराम से उस चीज़ को निकाल लिया जाता है, ठीक है। और फिर आपसे जो भी हॉस्पिटल होगा वो आपसे कहेगा कि आप बैठ जाएँ या लेट जाएँ, 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वो कहेंगे कि आप यहाँ रिलैक्स करें, ठीक है। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि ड्राइविंग ना करें, क्योंकि आपको सेडेटिव थोड़ी बदहोशी की दवाइयाँ दी भी होती हैं, तो ड्राइविंग वगैरह से अवॉइड करें, ठीक है, सही है। इसके अलावा आपको एंडोस्कोपी के बाद कुछ चीज़ें महसूस होंगी, जैसे कि डकार आएंगे, क्योंकि आपके गले के अंदर थोड़ी सी हवा डाली हुई होगी ताकि जो आपका गला है थोड़ा खुला हुआ रहे ताकि एंडोस्कोपी से नुकसान हो, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है आपको डकार आएँ, आपको गैस पास हो, ठीक है। हो सकता है आपके हल्का हल्का पेट में जो है वो क्रैम्प्स किस्म के दर्द भी हों हल्के फुल्के, ठीक है। और अमूमन लोगों को मैंने ये देखा है कि उनको गला ख़राब हो जाता है, उनको सोर थ्रोट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि चूँकि आपके गले के अंदर कुछ चीज़ डाल रही है तो ओबियसली गला आपका कुछ टाइम के लिए खुला रहता है, तो वहाँ पे अमूमन जो है ना सोर थ्रोट हो जाता है, लोगों को गला ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली अगर गला 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, अगर ना हो तो हल्की फुल्की एंटीबायोटिक्स देके तो उससे भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी अलामात वगैरह आपको बताई हैं गैस की और ये सारी चीज़ें अलामतें जो है ना वो 1 या 2 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं, ठीक है। और अगर ना हो तो मैंने आपको बताया, प्लीज़ अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उससे बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो पेश आ रही है, ठीक है। तो ये टोटल फुल प्रोसेस है एंडोस्कोपी का। रिज़ल्ट्स की बात की जाए तो रिज़ल्ट्स कब मिलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एंडोस्कोपी किस चीज़ के लिए की गई है। अगर तो सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए और देखने के लिए ज़ख़म है या नहीं, गैस्ट्राइटिस है या नहीं, इसके लिए दी गई है, तो ऑटोमेटिक उसके जो नॉर्मली रिज़ल्ट्स होते हैं वो उसी वक्त खड़े खड़े जनरेट करके दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर बायोप्सी किया गया है, आपका जो उसका छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, ठीक है, या फिर आपके जो मैदे के अंदर लिक्विड था उसका सैंपल लिया गया है, तो उसके एनालिसिस में लैब में जाने में और टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो 1 दिन से हफ्ते तक लग सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर सिर्फ उसे तस्वीरें लेनी थी और देखना होता है तो नॉर्मली उसी दिन आपको या उससे अगले दिन आपको जो रिज़ल्ट होता है वो आपके हैंड ओवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी के बारे में आई थिंक इतना ही। अगर आपको कुछ सवालात वगैरह हैं तो मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आप चाहे कमेंट्स में लिख सकते हैं, चाहे आप
फेसबुक पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो सवाल होंगे उनके मैं जो आंसर किए हुए होंगे वो एक प्लेलिस्ट बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।